हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चलते हैं हमारे चैप्टर 8 के आपके चैप्टर 2 के पेज नंबर 22 एंड 23। ये आपके एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर हैं। कभी आपके पास अगर प्राइवेट पब्लिकेशन की कोई बुक है तो आप उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करें। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से कंपनी जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करती हैं, अपने कानूनों में सुधार करती है, और किस तरह से वो हिंदू और मुस्लिम लाज को समझती है कि वो अपॉइंट करती है कुछ पंडित्स को, और ताकि वो उसको इंटरप्रेट कर सकें जो कानून बनाए गए हैं हिंदू सोसाइटी के लिए और मुस्लिम लाज के। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी आर्मी के बारे में कि कंपनी ने किस तरह से अपनी आर्मी को ट्रेन किया, डेवलप किया। द कंपनी आर्मी। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. कॉलोनियल रूल जो है वो इंडिया के अंदर कुछ नए विचार लेकर आया था एडमिनिस्ट्रेशन के और रिफॉर्म के, बट उसकी जो पूरी पावर है वो कहाँ थी? मिलिट्री स्ट्रेंथ में। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी सवार्स ट्रेंड टू सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री, दैट इज पैदल सोल्जर्स। अब मुगल एम्पायर जो था ना, मुगल एम्पर जो थे, उनकी जो आर्मी थी वो ज़्यादातर क्या थे? उसमें कैवलरी थी यानी घुड़सवार होते थे, और इन्फेंट्री और पैदल चलने वाले सैनिक होते थे। देवर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, उन्हें तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी, एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। और जो है कैवलरी जो है यानी घुड़सवार जो हैं वो आर्मी को डोमिनेट करते थे, इसलिए मुगल एम्पायर को कभी भी ये नहीं लगा कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा आर्मी की ज़रूरत है या ट्रेंड आर्मी की ज़रूरत है, प्रोफेशनली ट्रेंड हों जो, उनकी ज़रूरत नहीं है उनको, वो ये सोचते थे। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। और जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्म्ड पीजेंट्स थे और लोकल जमींदार्स थे, वो मुगलों के पास पैदल सोल्जर्स भेजते रहते थे, उनको ऑफर करते रहते थे। अ चेंज अकर्ड इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में एक चेंज आता है 18th सेंचुरी में, व्हेन मुगल सक्सेसर्स स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। कि जब अवध और बनारस में पीजेंट्स को आर्मी में रिक्रूट किया जाता है, उनको भर्ती किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडोप्टेड द सेम मेथड, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी मेथड को अडोप्ट करती है। व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, जब वह अपनी आर्मी की भर्ती करती है। विच केम टू बी नोन एज अ सिपोही आर्मी, और उसे सिपोही आर्मी के नाम से जाना जाता था। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, और सिपोही जो वर्ड है वो इंडियन वर्ड सिपाही से निकला है, मीनिंग सोल्जर, जिसका मीनिंग होता है सोल्जर। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s, द कैवलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। और जैसे ही लड़ाई लड़ने की जो टेक्नोलॉजी है, जो वॉर टेक्नोलॉजी है, वो चेंज हो जाती है 1820s में, और जो कंपनी है वो अपनी आर्मी में कैवलरी को भर्ती नहीं करती, यानी घुड़सवारों को भर्ती नहीं करती। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वर वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। और क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो उस समय लड़ाई लड़ रहा है किसके साथ? 1820s में बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट के साथ। और वहाँ पर सोल्जर्स जो हैं वो किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं उन देशों के? वो मस्केट्स के साथ। मस्केट होता है एक हैवी गन जो इन्फेंट्री सोल्जर्स के हाथ में होती है, और एक होता है मैचलॉक्स। मैचलॉक्स को आप कह सकते हैं कि ये गन थी जिसके पाउडर को मैच के साथ यानी कि माचिस के साथ जलाया जाता था, तब वो बारूद जो है वो फट जाता था, यानी कि जो गन पाउडर है वो डैमेज कर देता था सामने वाले को। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। और अब कंपनी को जो है वो अब पेस बनाकर रखना था, उसके साथ एडजस्टमेंट करके रखनी थी कि जो चेंजेस हो रहे थे मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स में, और उसके लिए अब उसकी जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी बजाय घुड़सवारों के, यानी कि अब वो कैवलरी की भर्ती नहीं कर रही थी। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. और अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश क्या करते हैं? वो एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर अप्लाई करते हैं। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर।
और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है, उन्हें डिसिप्लिन बताया जाता है, उनसे ड्रिल करवाई जाती है, उन्हें वर्क दिया जाता है। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई थी क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स को इसमें इग्नोर कर दिया गया था कि जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे उनमें ये नहीं देखा जाता था कि भी ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कुड इंडिविजुअल्स सो ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, क्या सभी जो हैं वो अपनी कास्ट और रिलीजियस फीलिंग्स को छोड़ सकते थे? कुड दे सी दैमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज़, क्या वो अपने आप को सिर्फ एक सोल्जर्स के तौर पर देख देख सकते थे और वो अपने आप को कम्युनिटी का मेंबर्स नहीं मान सकते थे? वट डिड द सिपॉइज फील, सिपॉय क्या महसूस करते थे? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. और जो सिपोइज जो सोचते थे कि उनके साथ उनकी लाइफ जो है वो कैसी है, क्या हो रहा है, तो उसकी झलक हमें मिलती है। ग्लिम्स होता है झलक, उसकी झलक मिलती है हमें 1857 में, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। कंक्लूजन, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कंपनी से एक कॉलोनियल पावर बन जाती है। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, अब स्टीम टेक्नोलॉजी भी आ गई है, यानी कि भाप इंजन, भाप वाले इंजन जो स्टीम इंजन्स थे वो आ गए हैं इन द अर्ली 19th सेंचुरी। आल्सो एडेड दिस प्रोसेस, टिल देन इट वुड टेक एनी वेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाई सी। अब जब तक ये नहीं आया था तब तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सी रूट से जो लोग आते जाते थे उन्हें 6 से 8 महीने लगते थे। स्टीम शिप्स रिड्यूस्ड द जर्नी टाइम टू 3 weeks, एनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब स्टीम शिप्स आ गई तो उसने जर्नी का टाइम जो बहुत कम कर दिया, सिर्फ 3 weeks लगते थे उनको, और इस तरह से ज़्यादा ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में आ गए थे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. अब 1857 तक ब्रिटिशर्स जो है 63% जो है वो इंडिया के जोग्राफिकल पार्ट पर वो अपना कंट्रोल कर चुके थे, और जो टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 78% थी। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, और बाकी के ऊपर उनका indirect कंट्रोल था। The East India Company had virtually the whole of India under its control, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो पूरा इंडिया जो है 1857 तक वो पूरा का पूरा उनके कंट्रोल में आ गया था, कंपनी के अंदर आ गया था। तो ये था आपका चैप्टर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। किस तरह से जो कंपनी जो है वो अपनी पावर को इस्टेब्लिश करती है